हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चार्जिंग बाय इंडक्शन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको बोर्ड में पूछ सकता है। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं। पहले इसको हम समझते हैं। आप देखो यहाँ पर दो मेटल स्फीयर्स हैं। इस मेटल स्फीयर्स पे कोई अभी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया हुआ है। ए और बी है, ये जो लगा हुआ है दो डंडी टाइप के, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। और ए और बी मेटल स्फीयर्स है, दोनों को ऐसे आप टच करके रख दिए हैं। ठीक है, तो पहला इसके बारे में जो लिखा है वो देखिए पहले। व्हेन वी टच अ पीथ balls with a electrified plastic rod, some of the negative charges on the rod are transferred to the pith ball and also get charged. Thus the pith ball is charged by a contact. It is then repelled by a plastic rod but attracted by the glass rod, which is oppositely charged. However, why the electrified rod attracts light objects is a question we have still left understand unanswered. Let us try to understand what could be happening by performing the following experiment. कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको चार्ज करने वाले हैं। वहीं बता रहे कि पीथ बॉल्स है। पीथ बॉल्स का मतलब स्मॉल स्टील का बॉल आप कह सकते हैं, और यहाँ पर आपको इंसुलेटिंग स्टैंड्स लगा हुआ है। ओके, अब इसको कह रहे हैं कि इसको हम लोग चार्ज करने वाले हैं। तो पहला स्टेप के बारे में मैं बता रहा हूँ कि इस पर अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव चार्ज लाया हुआ है। इस पे रॉड पे ग्लास रॉड हो सकता है या आपको इबोनाइट का रॉड हो सकता है। इस पे प्लस चार्ज लाया है और इसके कांटेक्ट में ला दिया। तो इसके जब कांटेक्ट में लाया तो ओवरऑल प्रक्रिया क्या हुई। इसके जब कांटेक्ट में लाया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस मेटल के अंदर नेट चार्ज क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इसमें निगेटिव है उतना इसमें पॉजिटिव चार्ज है मेटल के अंदर। तो ये पॉजिटिव है तो सारे निगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट कर लिया। ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाला को इधर रिपेल कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि इस मेटल के अंदर पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज हैं। तो इसको जब पास लाइएगा तो इसका सारा निगेटिव चार्ज इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और सारे पॉजिटिव चार्ज इधर रिपेल हो जाएगा। लिखा हुआ कि ब्रिंग टू मेटल स्फीयर्स ए एंड बी सपोर्टेड बाय इंसुलेटिंग स्टैंड्स इन कंटेक्ट द फिगर। ओके, सेकेंड पॉइंट में देखिए क्या लिख रहा है। कह रहा है कि ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज रॉड नियर वन ऑफ द स्फीयर्स से ए, टेकिंग केयर दैट डज नॉट टच द स्फीयर्स। मैंने स्फीयर से टच नहीं कराना है। एक गिलास रॉड लाना है, उस रॉड में क्या है पॉजिटिव चार्ज रखना है, इसमें टच नहीं कराना है, उसके नियर लाना है, नज़दीक लाना है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द स्फीयर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड। तो जितने भी इसमें निगेटिव चार्ज है वो सब अट्रैक्ट हो जाएंगे, बता दिया मैंने। दिस लीव्स एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्जेज ऑन द रियर सरफेस ऑफ द स्फीयर बी। तो इसकी जो सरफेस है बी का, उसके तरफ सब पॉजिटिव चार्ज चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करता तो रिपेल करके ठेल देगा बाहर उसको। दिस लीव्स द एक्सेस पॉजिटिव चार्ज on the rear surface of the sphere B. Both kinds of charges are bound in the metal spheres and cannot escape. अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो बाउंडेड हो गए, है ना। ये हो गया इससे बाउंडेड और ये हो गया इससे बाउंडेड। ये कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल स्फीयर से बाहर नहीं निकलेगा। They therefore reside on the surface and shown the figure. The left surface of the sphere A has an excess negative charge and the right surface of the sphere B has an excess positive charge. However, not all of the electrons in the spheres have accumulated on the left surface of A, as a negative charge starts building up at the left surface of the A and other electrons are repelled by these. In a short time, equilibrium is reached under the action of force of attraction of the rod and the force of repulsion due to the accumulated charges. Shows the equilibrium situation. The process is called induction of the charge and happens almost instantly. The accumulated charges remains on the surface as shown till the glass rod is held near the spheres. If the rod is removed, the charges are not acted by any outside force and they redistributed in their original neutral state.
कहना ये चाहता है कि ये पूरे जो लाइन है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप ग्लास रॉड को जैसे यहाँ पर ले गए तो इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो एक साइड आ गया, मतलब कि सतह पर ए के सतह पर टोटली निगेटिव चार्ज आ गया, और इसमें जो भी पॉजिटिव चार्ज थे, क्योंकि मेटल न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल होता तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा। सही बोल रहे हैं बच्चों? तो अब इसके जैसे करीब लेकर आएंगे तो जितने भी इसमें पॉजिटिव चार्ज है वो सब इसके सतह पर चल जाएंगे, तो ए के सतह पर कम्प्लीटली अट्रैक्टिव और बी पर कम्प्लीटली पॉजिटिव। अब इसके इस बीच अट्रैक्शन फोर्स लगा, इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगा, तो अट्रैक्शन फोर्स लगने से इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन लीव नहीं करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ नहीं जाएगा। ओके, इसमें किसी का चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज फॉर स्टैटिक। मतलब कि इसको हम लोग इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी बोल सकते हैं। मतलब कि इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर नेट फोर्स जीरो हो रहा है, क्योंकि जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा है उतना ही फोर्स इस पर लगा रहा है, इसकी वजह से कोई मोशन नहीं हो रहा है। फोर्स लगने के बाद भी कोई मोशन ना हो, या मोशन हो भी तो कांस्टेंट स्पीड से हो, तो इस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम नाम देते हैं। ये सारी बातें लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब है तो स्टैंडर्ड बातें लिखता है, बहुत अच्छी बातें लिखता है। तो पहला पॉइंट में यही है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि अगर आप मेटल रॉड को फिर से हटा लिए, मतलब ये दोनों कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में होने के बावजूद भी अगर आप इसको हटा लेते हैं रॉड को, तो फिर क्या होगा, फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। इस सिचुएशन में हो जाएगा, प्रीवियस वाला में हो जाएगा, है ना। जैसे कि ये सिचुएशन था बच्चों, ये वाला सिचुएशन, यही वाला सिचुएशन फिर से आ जाएगा अगर इसको हटा लेंगे तो। जाहिर सी बात है। अब कह रहा है क्या कि इसको हटाने से पहले इनको कांटेक्ट से दूर कर दो, है ना। लॉजिक क्या है कि इनके जो कांटेक्ट बना हुआ है उस कांटेक्ट को थोड़ा सा डिस्टेंस कर दो, ताकि इनका चार्ज इसमें नहीं पड़े। क्योंकि कांटेक्ट में है तो चार्जिंग बाई कंडक्शन हो जाए, कंडक्शन हो जाएगा, कंडक्शन की वजह से चार्ज फिर एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है कि इसको यहाँ पर रखे रहना है और इन दोनों को दूर दूर कर देना है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। आप देखिए इस ओरिजिनल, separate the spheres by a small distance while the glass rod is still held near spheres A। मतलब कि इन दोनों को अलग अलग करिए, लेकिन गिलास जो रॉड है वो ए के पास रहना चाहिए, जैसा कि है ये देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर अभी आप रखे हैं, देखिए यहाँ पर आप रखे हैं ना ये, लेकिन सेपरेट कर दिए। वही बात यहाँ पर कहा है, separate the spheres by the small distance while the glass rod is still held near the sphere A as on the figure. The two spheres are found to be oppositively charged and attract each other। तो आपको क्या पता चलेगा कि दो स्फेयर्स है और दोनों स्फेयर्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के नेचर के चार्ज आ गए। ओके, थोड़ा सा इनको और दूर करिए। अब यहाँ पर सेपरेट द स्फेयर्स बाय द स्मॉल डिस्टेंस हो गया ये। रिमूव द रॉड, द चार्ज ऑन द स्फेयर्स रीअरेंज देमसेल्व्स एज चार्ज ऑन देम गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देम एज ऑन द फिगर। अब यहाँ से आपने क्या किया कि इसको हटा दिया। जब इसको हटा दिया तब इसको खींचने वाला कोई नहीं रहा, तो जब कोई खींचने वाला नहीं रहा ना, तो ये क्या करेगा, ये पूरा इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। कोई इसको खींच नहीं रहा, इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। अब इसको खींचने वाला नहीं रहेगा तब क्या करेगा, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगा। तब तक ये भी क्या करेगा, ये भी पूरा इधर डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगा। तो पूरा ये क्या करेगा कि पॉजिटिव चार्ज वाला इधर आ जाएगा, ये निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स के चलते। मतलब कि सब इस साइड हो जाएंगे। अब देखिए ऐसा हो गया, ऐसा थोड़ा सा इसका डिस्टेंस और बढ़ाओ। देखो इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस, तो जैसे ही इसके बीच का डिस्टेंस अगर और हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्टेंस करेंगे, तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। घटने की वजह से ये चारों तरफ पॉजिटिव और यहाँ पर चारों तरफ निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड में बहुत पूछता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बात करते हैं, इसमें पढ़ते हैं। रिमूव द रॉड, charges on the spheres rearrange themselves as shown in the figure. Now separate the spheres quite apart. The charges on them get uniformly distributed over them as shown in the figure. जैसे कि दिया हुआ है, in this process the metal spheres will each
बी इक्वल एंड अपोजिटिवली चार्ज, मतलब कि इस पर इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट चार्ज के नेचर प्रोड्यूस हो गया। दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। द पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड डज नॉट लूज एनी इट इज चार्ज कंट्रैक्ट थ्रू टू अ प्रोसेस द चार्जिंग बाय द कंट्रैक्ट। मतलब जो ग्लास रॉड आप यहाँ पर लगा रखे थे वो अपना चार्ज लॉस नहीं करेगा, उसका अपना चार्ज है। इसके अंदर तो चार्ज था ही, इसमें क्या कर दिया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। व्हेन इलेक्ट्रिफाइड रॉड्स आर ब्रॉट नियर लाइट ऑब्जेक्ट, similar effect take place. The rod induced opposite charge on the near surface of the object and similar charge move further side by the object. ये कहना चाहता है कि अगर ग्लास रॉड को आप नज़दीक लाते हैं, है ना, तो उसके पास में जो भी बॉडी होगी वो चार्ज हो जाएगी। दिस हैपेंस इवन व्हेन द लाइट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ कंडक्टर। द मैकेनिज्म फॉर हाउ दिस हैपेंस एक्सप्लेन लेटर इन सेक्शन, आगे आपको एक्सप्लेन किया गया है 1.10 में एंड 2.10 में, आगे हम लोग पढ़ेंगे। द सेंटर्स ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द चार्जेज आर स्लाइटली सेपरेटेड, मतलब कि दो चार्जेज को हम लोग सेंटर को स्लाइटली सेपरेटेड करेंगे तो वी नो दैट अपोजिट, है ना, opposite charges attract while the similar charges repel. However, the magnitude of force depends on the distance between the charges, and in this case, the force of attraction overweights the force of repulsion. As a result, the particles like bits of paper or pith balls being light are pulled towards the rods. ये कहना चाहता है ये कि अगर इक्वल और मैग्नीट्यूड का अपोजिट नेचर का चार्ज अगर प्रोड्यूस होता है तो उसके बीच फोर्स लगता है और उसका जो फोर्स होता है उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। इस तरह की बातें हैं। अब हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर्स पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। इसने सवाल कर दिया ये कि हमको पॉजिटिवली चार्ज ही करना है, करके हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर्स पॉजिटिवली विदाउट टचिंग। तो मैं आपको ओवरऑल इस कंसेप्ट से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि चार्जिंग बाय इंडक्शन अगर हम हेडी दें, चार्जिंग बाय इंडक्शन की अगर हम बात करें बच्चों तो आपके साथ क्या बात कर सकते हैं भाई कि एक यहाँ पर मेटल स्फीयर ले लेना है। मान लीजिए कि आपसे कोई टीचर पूछ दिया और बोर्ड में और आप उसको समझा रहे हैं तो बोलेगा कि ये देखो भाई ये अर्थ है और यहाँ पर इंसुलेटिंग स्टैंड होना चाहिए, इंसुलेटिंग स्टैंड। ओके, इंसुलेटिंग इसलिए है कि इस पर चार्ज प्रोड्यूस होगा ना तो अर्थ में नहीं जाएगा, ग्राउंडेड नहीं होगा। अब आपको इस पर सवाल दे दिया है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो फिलहाल तो ये मेटल है तो इस पर क्यू नेट कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना माइनस क्यू है उतना ही प्लस क्यू है, ये तो कोई डाउट नहीं। क्योंकि मेटल स्फीयर है तो जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है ना बच्चों। अब क्या है कि यहाँ पर हम एक ग्लास रॉड लाएंगे और उस ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज है उसी के अकॉर्डिंग इस पर चार्ज प्रोड्यूस होगा। सीधी सी बात है ना। तो हम क्या करते हैं कि इस पर निगेटिव चार्ज ला देते हैं, निगेटिव चार्ज। तो जैसे ही इस पर निगेटिव चार्ज लाएंगे बच्चों तो क्या होगा, इस मेटल में नेट चार्ज 0 है, मतलब कि जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। तो इसको दो भाग में, सिमेट्री है ना, तो इसको इक्वली हाफ हाफ में बांट दीजिए। तो इधर जितने भी चार्ज आएंगे ना वो सब पॉजिटिव होंगे, मतलब ये प्लस क्यू कहलाएगा। इधर जितने भी चार्ज आएंगे बच्चों वो सब माइनस में होगा, मतलब कि निगेटिव होगा। फिर भी नेट चार्ज क्या है, 0 है। चार्ज इस पर है पर नेट चार्ज 0 है, हमको नेट चार्ज कैलकुलेट करना था। कोई डाउट नहीं ना। अब अगला स्टेप में देखिए, अगला स्टेप है इसका बच्चों कि यहाँ पर हम मेटल स्फीयर फिर ले लिए, यहाँ पर इस तरह से कर दिए, ओके। और यहाँ पर हमने क्या देखा है कि यहाँ पर देखा कि यहाँ सब पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे ऐसे। और यहाँ पर स्टील इसी तरह से रॉड को रखा रहना है, ये नहीं कि रॉड को हटाना है। जैसे ही रॉड को हटाइएगा तो फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, थ्योरी में मैंने पढ़ाया लाइन बाई लाइन। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पर अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ पर कर दिया मैंने अर्थिंग।
अर्थिंग। तो अर्थिंग में क्या है कि अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज है तो सारे निगेटिव चार्ज इधर आएंगे, ठीक है, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। कहने का मतलब है कि इसकी जो पोटेंशियल है उसको जीरो कर देता है, मतलब कि यहाँ पर चार्ज को न्यूट्रल कर देता है। तो सारे जो निगेटिव चार्ज है वो अंदर आ जाएंगे। अब से दो रीजन है, एक तो ये अर्थ जो है लो पोटेंशियल का है तो ये सारे चार्ज को अपने तरफ खींच लेगा, लेकिन लॉजिक यहाँ पर ये देता है कि निगेटिव चार्ज जब इधर आता है ना तो एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज देने लगता है अर्थ, और पॉजिटिव चार्ज देने लगता है तो यहाँ पर पहले से निगेटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा इसको पूरा न्यूट्रल कर देगा। एक तो ऐसे लोग बताता है, एक दूसरा ये तरीका बताता है कि इसका लो पोटेंशियल है, बहुत लो पोटेंशियल है, तो ये क्या करता है कि निगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींच लेता है। बस नहीं, इतना ही बोलता है। लेकिन क्वेश्चन में आ सकता है कि जब हम अर्थिंग करते हैं तो निगेटिव चार्ज अंदर आता है तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाता है, तो ऊपर जाता है और पूरा इसको न्यूट्रल कर देगा। सवाल इसका हो गई। इसमें और एक बात कर सकते हैं कि ये जो निगेटिव है और ये बेचारा निगेटिव तो रिपेल करता होगा, इसको हेल्प करता होगा भेजने में, इसको भेजने में। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि इसको खींचने में हेल्प करता होगा, ये भी हो सकता है। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगा है, इसीलिए ये इसके माध्यम से अर्थ के अंदर नहीं जा पा रहा है। सही है बच्चों, सही बोल रहे हैं? ओके, अब यहाँ पे जो है पहला काम करेंगे क्या इसमें, फर्स्ट जो रिमूव करना है, फर्स्ट रिमूव अर्थिंग। पहले जो काम करेंगे हम लोग अर्थिंग को रिमूव करेंगे। फर्स्ट रिमूव अर्थिंग मतलब आप वो अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद सेकेंड रिमूव रॉड, रिमूव रॉड। तो सेकेंड में रॉड को मूव करेंगे, तो जो मूव कराएंगे बच्चों तो यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ऐसे प्लस क्यू। तो मेटल जो हो गया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, रॉड का अपना चार्ज हट गया, रॉड पे अपना माइनस क्यू का माइनस क्यू ही रहेगा। आपने समझा होगा, मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है आपको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। काफ़ी आसान है, बहुत आसान है, ये कठिन नहीं है। तो पहला हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी वो है आपको एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज में कोई कठिनाई नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई इसमें बहुत बड़ा फिजिक्स नहीं है जिससे आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि आपको रॉप करके आपको बता देते हैं सिंपल वे में, एकदम काफ़ी सिंपल वे में आपको मैं इसको रॉप करके हम आपको सोल्व कर देते हैं। तो इसमें जो है जैसे कि पहला जो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में तो काफ़ी आसान है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसमें पहला जो प्रॉपर्टीज है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, इसका मतलब एक ही होता है, इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी है, यहाँ पर भी कोई बॉडी है, इस पर ऐसे चार्ज दिया हुआ, अलग अलग चार्ज दिया हुआ है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस 3 क्यू है, यहाँ पर -8 क्यू है, 6 क्यू है, इस तरह से। तो इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है आप कैसे बताएंगे, जोड़ के बता देंगे, -क्यू प्लस क्यू प्लस 3 क्यू। तो इस पे जो चार्ज है वो +3 क्यू है, बस यही बताना था। और क्या, जितने भी चार्ज होंगे उनको सिंपली आप ऐड कर देंगे। तो +क्यू हो गया, तो बॉडी जो हो गया वो पॉजिटिवली चार्ज है, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे क्यू नेट इज इक्वल टू -8Q प्लस 6Q। क्लियर है? तो यहाँ पर क्यू नेट इज इक्वल टू जो हो गया बच्चों -2Q। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी है वो क्या है, निगेटिवली चार्ज है। मतलब ये हुआ कि अगर आप क्यू नेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सीधे सीधे नंबर की तरह जोड़ दीजिए और इसमें कुछ नहीं करना है।
दूसरा है आपको, इसमें कोई बहुत बड़ा थ्योरी नहीं है कि मैं इसको लाइन बाय लाइन डिस्कशन करूं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। चार्ज इज कंजर्व, तो चार्ज इज कंजर्व कैसे? चार्ज इज कंजर्व, अब इसको समझिए। चार्ज इज कंजर्व, मैंने लिखा है यहाँ पर चार्ज इज कंजर्व, मतलब कि नेट चार्ज, आप ना नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि नेट चार्ज नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, नेट चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। सपोज दैट कि मैं एक मेटल ले लिया, एक मेटल है इस तरह से, और आप कह रहे हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जब तक इसको आप चार्ज नहीं करेंगे तो फिलहाल इसमें चार्ज कितना है? जीरो है। फिलहाल इसमें चार्ज कितना है? जीरो है। तो इसका क्यू इनिशियल कितना हो गया? जीरो प्लस जीरो, मतलब कि यहाँ पर जीरो आ गया। इसका क्यू इनिशियल क्या है? जीरो है। अब क्या करते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगला स्टेप में आपको दिखाना होगा कि इस पे जो चार्ज हुआ वो प्लस क्यू हुआ, और इसमें जो चार्ज हुआ वो माइनस क्यू हुआ। इस तरह से बन गया। तो जो Q फाइनल है वो क्या है? प्लस Q है और माइनस Q हो गया, फिर क्या हो गया? जीरो हो गया। तो फिर से नेट चार्ज भी क्या हो गया? जीरो हो गया। शुरू में भी नेट चार्ज जीरो, बाद में भी नेट चार्ज जीरो, तो नेट चार्ज ऑलवेज कौन? जीरो होगा। देखिए इसमें है और इसमें है। उसी तरह से आप कुछ इस तरह से भी बातें कर सकते हैं, जैसा कि मान लीजिए कि HCl है, HCl, तो यहाँ पर हो गया H प्लस Q और प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर जो Q इनिशियल है वो क्या है? जीरो है, और यहाँ पर Q जो फाइनल है वो क्या है? प्लस Q और माइनस Q, जीरो है। तो जो भी रिएक्टेंट में चार्ज है वही चार्ज क्या है? प्रोडक्ट में है। तो नेट चार्ज ऑलवेज क्या होता है? कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही बताना चाहता है, ठीक है? मतलब कि नेट जो चार्ज होगा वो कल होगा? ऑलवेज कंजर्व इन नेचर होगा। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टीज है इसका, इसकी प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो इसकी क्या मतलब है? इसका मतलब ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये कहना ये चाहता है कि जो भी आप चार्ज लिखते हैं तो इस तरह से लिखिए, कह रहा है कि इस तरह से लिखिए, या आप इस तरह से लिखिए, ये कहना चाहता है। और कोई तरीका नहीं है लिखने का। मतलब ये हो गया कि n जो होना चाहिए 1 लिख दीजिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, इस तरह से लिखिए। मतलब प्लस माइनस लिखिए, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इस तरह से लिखिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कह रहे हैं कि n इज इक्वल टू 1, तो ऐसा हो सकता है, e हो सकता है। n बराबर 2 तो q बराबर 2e हो सकता है। n बराबर 3, q बराबर 3e, ये भी हो सकता है। कोई कहे कि q बराबर ये हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। q बराबर माइनस सी, माइनस 2e, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो बेसिकली आप इलेक्ट्रॉन को रिमूवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आप निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि यहाँ पर कुछ इस तरह से है, कुछ स्फीयर है, ऐसे एक स्फीयर है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो आप निकालेंगे, और यहाँ से निकाल दिया, तो इस पर क्या हो गया? प्लस क्यू हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? माइनस क्यू हो गया। ओके, मतलब कि Q इज इक्वल टू जो वैल्यू आया 1 इंटू ई आया, और Q इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 1 इंटू ई आया। मतलब कि यहाँ पे जो Q आया वो 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आया, और यहाँ पे जो वैल्यूज आया वो आया माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आया, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो इस पे जो चार्ज आया वो इतना, और इस पे जो चार्ज आया इतना। जब भी चार्ज का वैल्यू होगा वो होगा इसी रूप में होगा। कहने का मतलब ये होगा, और कुछ नहीं। n बराबर क्या होगा? 1.2 नहीं होगा, बस इसका यही कंसेप्ट है कि n बराबर इतना होगा। ओके, n बराबर 1.2 नहीं होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन 1.2 का इलेक्ट्रॉन का मतलब नहीं समझते।
या तो हम इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हैं कम्प्लीटली 1 2, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इस तरह की बातें आपको आएगी। तो जब भी आपको कहे, सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर कि कहेगा सपोज दैट Q इज इक्वल टू 3.2 है ना कूलम, पॉसिबल और नॉट। कहेगा कि इतना जो चार्ज है वो पॉसिबल और नॉट, मतलब कि पॉसिबल है या नहीं। Q बराबर 3.2 कूलम, चार्ज पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप Q बराबर n इंटू ई का बोलिएगा, फिर यहाँ पर 3.2 लिखिएगा, फिर यहाँ पर n लिख दीजिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये कम्प्लीटली क्या कर जा रहा है, ये कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं क्या कि इसको 2 कर सकते हैं, तो 2 इंटू 10⁻19 प्लस हो जाएगा n। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू जाएगा वो क्या आएगा, इंटीजर तरफ जा रहा है। या इस तरह से आप लिखते सपोज दैट कि ऐसे लिखते तो ज़्यादा क्लियर होता, 3.19, या आप लिख देते क्या 18 या 19 लिखते कुछ भी। तो आप इसको लिखते, तो यहाँ पर लिखते सपोज दैट कि 10 टू द पावर कितना -18, ऐसे हुआ। तो 18 लिखते तो क्या होता है, यहाँ पर 10 होता, तो n बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 20 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालते हैं तो आपको चार्ज कितना मिलेगा, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -18। अगर n इजिकल टू आप 20 रखते हैं तो आपको चार्ज इतना मिलेगा, जाहिर सी बात है बिल्कुल मिलेगा, इतना पुट करते हैं तो। जैसे Q इजिकल टू n इंटू ई होता है, तो n का वैल्यू 20 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो हो गया आपको 3.2 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम, इतना आ गया ना चार्ज। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है तो आप इसी तरह से चार्ज को कैलकुलेशन करना होगा। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है कि आपके पास बहुत सारे हैं, सपोज दैट कि N1 है आपको E पॉजिटिव और N2 क्या है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज है। इतना पॉजिटिव चार्ज है, N1 में पॉजिटिव चार्ज है और N2 नेगेटिव चार्ज है, तो आप क्या लिखेंगे N1 माइनस N2। ठीक है, ये हो गया। ओके, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो N2 जो था वो नंबर किसका था, नेगेटिवली चार्ज का, और N1 जो था वो किसका था, पॉजिटिवली चार्ज का। अब इस तरह से एक जनरल फार्मूला आ गया। मतलब ये जनरल फार्मूला क्या कह रहा है कि इसमें ये टोटल चार्ज है, ये क्या है, ये टोटल चार्ज है, लेकिन ये जो टोटल चार्ज है वो सभी के लिए है, पॉजिटिव के लिए भी है और नेगेटिव के लिए भी है, दोनों के लिए है। अब कोई कहे कि देखिए भाई N1 जो है, कोई कहता है कि N1 ग्रेटर देन N2 है, तो Q क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा था, नेगेटिव चार्ज का अमाउंट कम था। अगर कोई कहे कि N1 छोटा है N2 से, मतलब कि नेगेटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज का संख्या कम है, तो ये हो गया आपको माइनस। समझे बच्चों। तो ये था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेज, और इतना जो ये लिखा हुआ इन सारी बातों का मतलब मैंने आपको बताया है। इसमें कोई बहुत बड़ा फिजिक्स नहीं था, जैसे इंडक्शन में फिजिक्स था, इसमें कोई बड़ा फिजिक्स नहीं है। आप इसको खुद रीड करोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। ओके, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपको कूलम्ब्स लॉ, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम आज बात करेंगे क्या, कूलम्ब्स लॉ का। पहले कूलम्ब्स लॉ के बारे में थोड़ा सा इसके समझते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट इसके बारे में समझते हैं। कूलम्ब्स लॉ बेसिकली ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉ नहीं है। ये सिंपली क्या है कि दो चार्जेज के बीच फोर्स लगाता है, और चार्ज के जैसे जैसा नेचर होता है उसी के हिसाब से इसका फोर्स लगता है। पहले बात तो समझ लेंगे। दो चार्जेज के बीच फोर्स लगता है, जितने ज़्यादा चार्जेज होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगा। अगर डिस्टेंस को आप बढ़ाते हैं, तो इसका फोर्स क्या होता है, घटता है, और डिस्टेंस को घटाते हैं इसका फोर्स क्या होता है, बढ़ता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी इसका लॉ बनेगा, जो भी इसका नियम बनेगा, वो कैसे बनेगा भाई, चार्ज को और डिस्टेंस को लेकर बनेगा। ये फोर्स मीडियम पर भी डिपेंड करता है, आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर में मीडियम है क्या,
किसको बोलते हैं मीडियम, कैसे मीडियम में फोर्स को वेरी करता है। तो इनके कुछ बातें पढ़ते हैं जो इंटरेस्टिंग है। कूलम्ब्स लॉ इज क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। मतलब कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, जैसे रॉड है और एक स्फीयर है, इसके बीच अगर फोर्स की बात करें तो कूलम्ब्स लॉ इसके लिए वैलिड नहीं है। कूलम्ब्स लॉ वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, रॉड को टुकड़े टुकड़े में पार्ट में बांटकर और हम उसको पॉइंट चार्ज बना देते हैं। When the linear size of charge bodies are much smaller than the distance separation between them, ये कहना चाहता है ना कि अगर साइज बड़ा भी हो, लीनियर हो, बड़ा हो साइज, तो उसके डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो पॉइंट नज़र आए। बहुत बड़े बॉडी को अगर बहुत दूर से देखेंगे तो वो पॉइंट नज़र आएगा। द साइज मे बी इग्नोर्ड, मतलब इग्नोर कर सकते हैं, एंड द चार्ज बॉडी आर ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज। सही बात है। Coulomb measured the force between 2 point charges and found that it varied inversely the square of the distance between the charges and was directly proportional to the product of magnitude of two charges and acted along the line joining the two charges। ये कह रहा है ना कि जो फोर्स होगा वो फोर्स हो सकता है अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। अगर दोनों पॉजिटिव रिपल्सिव, दोनों नेगेटिव रिपल्सिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्टिव। तो ये कह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द देम। और फोर्स जो होना चाहिए वो लाइन ज्वाइनिंग होना चाहिए, एक लाइन में लगना चाहिए फोर्स को। ओके, तो देखो ओवरऑल ये बातें आई हैं कि if 2 point charges Q1 Q2 separated by the distance r in vacuum, अगर 2 पॉइंट चार्जेज है और Q1 Q2 से सेपरेटेड है डिस्टेंस r इन वैक्यूम में, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F बिटवीन देम इज गिवन बाय F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाता है। कह रहा है कि हाउ डिड द कूलम अराइव दिस लॉ फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। कूलम्स यूज्ड टॉर्सन बैलेंस, मीनिंग ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज मेटालिक स्फीयर्स। ओके, दो मेटालिक स्फीयर्स को लेकर और इसने फोर्स की बातें किया, उसमें टॉर्सन बैलेंस की बात किया था, मतलब कि टॉर्क की बात किया था। तो उस तरह हम लोग नहीं जाएंगे, उधर से हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ पर हमारे पास आया है कि कूलम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा, अगर कूलम्स लॉ के बारे में अगर आएगा आपको तो आप क्या लिखेंगे, यही सवाल है। तो सबसे पहली बात ये है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, तो यहाँ पर एक चार्ज है और एक चार्ज यहाँ पर, ये दोनों चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज है। तो हम क्या करते हैं कि एक को निगेटिव कर देते हैं, एक निगेटिव है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा ये लाइन ज्वाइनिंग, ये कह रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग होना चाहिए। देखिए ऐसे होगा, ऐसे होना चाहिए, इसको कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग, मतलब कि सीधे उससे और इससे दोनों को एक लाइन से जोड़ दें, तो ये हो गया लाइन ज्वाइनिंग। इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा, नेचर उसके अपोजिट होंगे। तो कहना ये चाह रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो Q1 पे डिपेंड करता है, Q2 पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि F जो है, F वो है, हो गया आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और Q2, है ना बच्चों, Q1 और Q2 इस पे डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब है कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और डिवाइडेड बटे डी स्क्वायर। याद रखें ये मैग्नीट्यूड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। यानी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 और डिवाइडेड बटे डी का स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब K एक कांस्टेंट है, K एक कांस्टेंट है, याद रहे इसको मैग्नीट्यूड में लिखना है, मैग्नीट्यूड में लिखना है। अगर Q1 क्या है, यहाँ पर निगेटिव है, और Q2 क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका फाइनल रिजल्ट आएगा क्या, निगेटिव। लेकिन हमने मॉड लगाया है तो उसका फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इस बात का ध्यान रखना है, अट्रैक्टिव फोर्स। फिर अगर Q1 जो है पॉजिटिव, Q2 भी क्या है, पॉजिटिव, इस केस में भी फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन नेचर जो होगा फोर्स का वो क्या होगा, रिपल्सिव। कोड आउट, यहाँ तक कोड आउट है। तो अगर कूलम्स लॉ की कोई बात करें तो क्या लिखेंगे, द
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन is directly proportional to the magnitude of product of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Force should be line joining. फोर्स कैसा होना चाहिए? लाइन ज्वाइनिंग होनी चाहिए। कि एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आगे इसमें और भी बातें करेंगे। एक्चुअली ये होता क्या है कि की का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई ऑप्सलन नॉट होता है, और यहाँ पर 1/4 और पाई का वैल्यू 3.14 और ऑप्शनल जीरो का जो वैल्यू होता है बच्चों 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। अब इसको आप सोल्व करते हैं ना तो आता है आपको के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बटे कूलम स्क्वायर। अब ऑप्शनल जीरो के बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें है कि अगर चार्ज अट्रैक्टिव रिपल्सिव उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करता है, फोर्स चेंज होता है। अब कोई कहे कि जो चार्ज है, जैसे माने Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, D है, तो फोर्स कितना लिखिएगा, F इजिकल टू K Q1 Q2 और डिवाइडेड बटे क्या होगा, D का स्क्वायर हो गया। अब कोई कहता है कि देखो भाई ऐसे करते हैं, Q1 को हाफ कर देते हैं और Q2 को क्या कर देते हैं, भी हाफ कर देते हैं, तो आपको पता है कि भाई फोर्स क्या होगा, घट ही जाएगा। और डिस्टेंस को सेम रख देते हैं तो Q1/2 फिर क्या हो गया Q2/2 और डिवाइडेड बटे कितना D का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया K फिर Q1 फिर Q2 और डिवाइडेड बटे कितना D का स्क्वायर इंटू 1 बटे कितना 4। तो इसका नाम F डैश रख देते हैं। तो F डैश इजिकल टू K Q1 Q2 और डिवाइडेड बटे D का स्क्वायर, इसको F लिखते हैं 1/4, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा F/4 हो जाएगा, F डैश बराबर F/4 हो जाएगा। उसी तरह से आपको ऐसे भी कह सकता है कि जो चार्ज हो गया वो डबल हो गया, चार्ज डबल और डिस्टेंस क्या हो गया हाफ, डिस्टेंस हाफ हो गया। तो F जो डैश है F डैश वो क्या हो गया K 2Q1 और 2Q2 और डिवाइडेड बटे D और डिवाइडेड बटे 2, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, K Q1 Q2 पहले से 2 इंटू 2 4 हो गया और नीचे से ये जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा आपको K Q1 Q2 और डिवाइडेड बटे आपको मिलेगा D का स्क्वायर इंटू मिलेगा 16। तो यहाँ पर हो गया F डैश इजिकल टू F इंटू 16 मीटर, F डैश इजिकल टू F इंटू 16। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से फोर्स का वैल्यू आपको चेंज करेगी। ओके, जो आपको इस किताब में इस तरह की बातें दिया हुआ है। जो भी ये मैंने फोर्स लिखा हुआ है, ये सब जो फोर्स है वो वैक्यूम में लिख रहा हूँ, ठीक है, किसी मीडियम की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा क्लियर कट यहाँ पर बातें सब लिखी हुई है। आप रीड करेंगे आपको बिल्कुल ही समझ में आएगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्लियर। तो आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कूलम्ब्स लॉ से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।